तो स्वागत है कमर्शियल एडवाइस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेरूत ब्लास्ट के बारे में। बेरूत लेबनान की कैपिटल है। यहाँ पे भी हाल भी ब्लास्ट हुआ है। इसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं और काफ़ी ही भयावह वीडियोस हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ बेरूत ब्लास्ट को नहीं एक्सप्लेन करूँगा बल्कि मैं लेबनान की हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोग वो कनेक्ट कर सकें ये हुआ कैसे, क्या रीज़न्स थे इसके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसी महीने की 4 तारीख को एक एक्सप्लोजन हुआ था बेरूत में, जो कैपिटल वहाँ पे लेबनान की। और वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, इतना भीषण था या इतना भयावह था कि काफ़ी दूर तक देखा गया। ऐसा लगा मानो किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया हो। इस वीडियो को आप देखेंगे, और मेरे वीडियो को नहीं, वो जो लेबनान में हमला, वो उस वीडियो को आप देखेंगे, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं हिरोशिमा के वीडियो से। ये इतना ज़्यादा भयानक था कि इसमें 5000 लोग इंजर्ड हो गए। नंबर ये भी कैलकुलेटेड नहीं है, एस्टिमेटेड है। और तकरीबन 150 से अधिक लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 3 लाख लोग के घर से बेघर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके घर ब्लास्ट में उड़ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। इट कन्वर्ट्स इनटू डेब्री, मीन्स कूड़ा बन चुके हैं। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा भयानक डैमेज है कि आप इसको 3 किलोमीटर दूरी से देख सकते हैं। इसका जो इम्पैक्ट था वो 3 क्या बल्कि क्या, लोगों ने यहाँ तक चैलेंज किया कि 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट आप कई वीडियोज़ में भी ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या था? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो बेरूत में जो इनका वेयर हाउस है, जो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसमें इनके अनाज रखे हैं। इसके ही अंदर पिछले कई साल से, तकरीबन 6 साल से अमोनियम नाइट्रेट रखा गया। अब ये अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक का काम करता है और इसका जो वज़न था वो तकरीबन 2750 टन था। अब ये टन 2750 टन इतना ज़्यादा है, सुन के टेंशन हो गई। अब इतना इसमें ही कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस एकदम क्लियर कट लापरवाही आप देख सकते हैं। इसी के कारण वहाँ पे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घोर लापरवाही है। और इसका जो लॉस उस देश को हुआ है, बेरूत को हुआ, वो तकरीबन $3 बिलियन है। $3 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। ये शहर को उभरने में ही कई साल लग सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो सोचूं शायद डेकेड ना लग जाए। दूसरे जो लेबनान में प्रॉब्लम चल रही है वो पुअर गवर्नेंस की है। मीन्स वहाँ पे करप्शन बहुत टॉप पे है, सरकारें भी जिम्मेदारी उठा रही हैं। ऊपर से कोरोना इस साल आ गया है तो हेल्थ सिस्टम भी पूरी तरह से टूट चुका है। अगर मैं जनता के रिव्यू की बात करूँ तो 85% जो आबादी है वो जनता से बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार के परफॉर्मेंस से। 91% जो आबादी है वो सरकार को बहुत ही करप्टेड मानती है और बहुत ज़्यादा हद तक मानती है कि सरकार ही जिम्मेदार है। 80% जनता को ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट पे, ना पार्लियामेंट पे, और यहाँ तक कि जुडिशरी पे भी ट्रस्ट नहीं है। अब जब ट्रस्ट है ही नहीं किसी सिस्टम पे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे, तो डेमोक्रेसी कहाँ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। वेस्ट एशिया की एक बहुत अच्छी कंट्री को हम डूबते हुए देख सकते हैं। इस पीपीटी थ्रू मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना ज़्यादा इनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस पहले से ही जो चला आ रहा है, और अभी इस एक्सप्लोजन के बाद वो इकोनॉमिक क्राइसिस कई टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अब सरकार शायद अपनी जनता को खाना तक ना दे पाए, बेसिक्स एमिनिटीज़ ना दे पाए। क्योंकि वैसे मैंने कहा कि अब सरकार इंपोर्ट तक नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो अनाज का वेयर हाउस था वो मतलब वो तो ख़त्म ही हो चुका है ना। तो क्या लगता है, लेबनान तो भयानक क्राइसिस में चल रहा है। यहाँ तो इकोनॉमिक क्राइसिस की इमेज दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है ये एग्जिस्टेंस क्राइसिस में आ गया इनका। अब इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन पहले मैं इनके राष्ट्रपति के बारे में बता दूं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिशेल आलून, वो कहते हैं कि ये काफ़ी कड़े कदम उठाएंगे और सख्त से सख्त सज़ा देंगे। ये जो टिपिकल स्टेटमेंट है हार्शेस्ट पनिशमेंट वाली, ये मुझे कभी समझ में नहीं आई आज तक। इतना ही नहीं, इसको एक और एंगल से देखा जा रहा है कि 7 अगस्त को यूनाइटेड नेशन का वर्डिक्ट आने वाला था, जो कि जो प्राइम मिनिस्टर थे रफ़ीक अल हरीरी, जिनको एक बॉम्बिंग में मार दिया गया था 2005 में, उनका मर्डर कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा, उसका ट्रायल चल रहा था। तो कुछ लोग उसको उस एंगल से भी जोड़ के देख रहे हैं। ये उनकी फ़ोटो है रफ़ीक अल हरीरी की। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ने कोड बनाई थी जिसका वर्डिक्ट आने वाला है किस ईयर में, 2005 में। कौन से प्राइम मिनिस्टर मारे गए थे? एक्स प्राइम मिनिस्टर रफ़ीक अल हरीरी। ठीक है। प्रेजेंट जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? मिशेल आलून। ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी हिस्ट्री शुरुआत से वॉर्स में रही है। यहाँ तक इसके प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए गए थे उनको मारा गया, प्राइम मिनिस्टर को मारा गया। हमेशा से इसमें सिविल वॉर रही है। टेररिस्ट अटैक कॉमन चीज़ है, बॉम्बिंग्स अक्सर होते रहते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो बेरूत शहर की अगर मैं बात करूँ तो इसको ओटोमान एम्पायर ने 16वीं शताब्दी में कैप्चर कर लिया था। ओटोमान एम्पायर एक बहुत फेमस एम्पायर था आपके मिडिल ईस्ट का।
और 17वीं सेंचुरी तक आते आते ओटोमन एम्पायर का जो ट्रेड था वो यूरोप के साथ बहुत अच्छा था, तो ये काफ़ी तेज़ी से उभर रहा था, ठीक है। और इस जैसा कि आप जानते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी वॉज एन एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म। जब इम्पीरियलिज्म हुआ तो कई फॉरेन की मिशनरीज़, फॉरेन के ट्रेड और वहाँ के लोग यहाँ के बसे, यहाँ बिज़नेस किया और अपना रिलीजन का भी प्रसार किया। तो अमेरिकन यूरोपियन मिशनरीज़ यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो गई, ठीक है। और जैसे जैसे समय बढ़ा और जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो फ्रांस ने यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाया और फ्रांस ने काफ़ी सालों तक इस पर राज किया। तो आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन टच इस देश में आया और लेबनान फाइनली 1943 में जाके आज़ाद हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। आज़ाद होने के बाद लेबनान ने काफ़ी तरक्की की ट्रेड और फाइनेंस में, ठीक है। और बेरूत एक बहुत लिबरल सिटी के तौर पे जाना गया, इवन लेबनान एक लिबरल कंट्री के तौर पे जाना गया वेस्टर्न एशिया की, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और भी कई रिलीजन के लोग काफ़ी पीसफुली रहा करते थे। लेकिन शायद ये लोग मंजूर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत से ये इसकी हिस्ट्री में ही वॉर से और सिविल वॉर से इनफैक्ट भरा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 1948 तक आते आते अरब इसराइल की वॉर हो गई। तो अरब एक देश है वहाँ पे और इज़राइल एक देश है। अरब जो है सुन्नियों का देश है, मुस्लिम्स का देश है, इज़राइल ज्यूज़ का, उनमें वॉर हुआ 1948 में। और इस वॉर ने पूरा डेमोग्राफी, पूरा सिचुएशन बदल दिया। इस वॉर से एक लार्ज स्केल पे एक्सोडस मीन्स लार्ज स्केल पे लोग एक देश से दूसरी देश की ओर मूव किए। तो इनके देश में भी काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इनके देश में काफ़ी शरणार्थी बनकर रेफ्यूजीज़ आए। एक उसी दौर में एक बहुत फेमस नेता का उदय हुआ जिनका नाम है यासिर अराफात। ये बहुत ही फेमस लीडर माने जाते हैं पैलेस्टीन के, और इन्होंने पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ये लेबनान की ओर मूव कर गए। क्योंकि इनको 1917 में जॉर्डन से एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है। और लेकिन इनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि बाद में मर गए, इनकी मृत्यु को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी चलती रही हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 70s की बात करें तो 1975 में वहाँ पे सिविल वॉर काफ़ी पीक पे था, चरम पे था। किनमें जो इनकी जो पार्टी थी यासिर अराफात जी की, PLO और क्रिश्चियंस, मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियन की फ़ाइट हमेशा से वहाँ चल रही थी। और बेरूत फाइनली 2 हिस्सों में बट गया। जो वेस्ट पार्ट था वो मुस्लिम्स को मिल गया और जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें क्रिश्चियन डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर है, इससे बहुत से लोगों को अपने परिवारों को खोना पड़ा, लोगों को अपने मतलब फैमिली से बिछड़ गए, मारे गए। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लार्ज स्केल पे। और इसके बाद वहाँ पे हिजबुल्लाह का राइज़ हुआ। ये हिजबुल्लाह क्या है, इसकी स्टोरी बता दूँ कि सबसे पहले मैंने कहा ना कि वेस्ट एशिया में हमेशा से ही वॉर और सिविल वॉर का दौर रहा है। तो पहले तो सीरिया ने लेबनान पे हमला किया, 78 तक आते आते और 82 तक आते थे इज़राइल ने लेबनान पे हमला करके उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सिविल वॉर पहले से ही चल रही थी। तो ये वॉर जो पूरा कंट्री था उसमें इसी दौरान हिजबुल्लाह का उदय हुआ। ये हिजबुल्लाह आया कहाँ से, ईरान में शिया रेवोल्यूशन आया 1979 में, जिसके कारण ये लेबनान में हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझाना आप लोगों को। और ये सिविल वॉर चलता रहा, कई साल तक चलता रहा। और 1989 पे जब ताइफ अग्रीमेंट आया तब जाके ख़त्म हुआ। इस ताइफ अग्रीमेंट के बेसिक पीछे बता दूँ तो इसमें ये कहा गया कि जो क्रिश्चियन होगा वो इस देश का प्रेसिडेंट बनेगा, जो सुन्नी होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो शिया होगा मुस्लिम मतलब वो पार्लियामेंट का स्पीकर बनेगा। मतलब सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई प्रोमिनेंट पोस्ट को हासिल करेंगे। ये चला, सर देश डेवलप हुआ, लेकिन प्रॉब्लम चल ही रही थी। लेबनान की बात करूँ तो आगे चलते चलते लेबनान पे वॉर हुआ, 2005 में काफ़ी हमले हुए और इकोनॉमिक ट्रबल, करप्शन भी बढ़ता गया, ठीक है। पावर्टी तो इस समय लेबनान की बात करूँ प्रेजेंट टाइम में इतनी ज़्यादा है कि 50% आबादी गरीबी रेखा में आ गई है या गरीब हो चुकी है। कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। इसके अलावा जो वॉर हो रही है अभी सीरिया में, कुछ साल 2014 से जब IS आया है तो सीरिया में बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजी वो इनके देश में आके बस गए, तो उनको खाना देना, उनको सुविधाएं देने में भी लेबनान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे साद अल हरीरी, उन्होंने भी लास्ट ईयर ही रिज़ाइन कर दिया है। तो कंट्री ऑलरेडी काफ़ी
मुश्किलों में चल रही। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो इस क्रिटिकल कंडीशन में जो हमला हुआ है या जो हमला अपने आप हुआ है, कर दिया है, जो भी रीज़न है, ये जो ब्लास्ट हुआ है बेरूत में, ये बहुत ही नुकसानदायक है। आई होप कि जो मैंने कोशिश की है आपको वीडियो कुछ समझाने की, लेबनान के बारे में, बेरूत के बारे में समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियोस आप मेरे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक फॉलो ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।